अस्सलाम वालेकुम। जी के स्प्रिंग के मोअस्सस दोस्तों, आज हम एक ऐसी इल्मी शख्सियत का जिक्र कर रहे हैं जिनको दुनिया हसन अहमद अब्दुर्रहमान मोहम्मद अलबना अल मशहूर हसन अलबना के नाम से जानती है। वो मिस्र के मुमताज़ मजहबी रहनमा और अजीम इस्लामी तहरीक अखवान अल मुस्लिमीन के बानी तस्वर किए जाते हैं। 1923 में तज़व्वुफ़ के शाज़ली तरीक़ा से मंसूब हुए, इसलिए हसन अलबना की शख्सियत साजी में शेख अब्दुल वहाब हसाफ़ी का किरदार बहुत गहरा है। 1927 में दारुल उलूम मिस्र से फारिग हुए और शहर इस्माइलिया में मदरस की हैसियत से तकर्रर हुआ। 1928 में इखवान अल मुस्लिमीन का क़याम अमल में आया। 1949 में हसन अलबना एक भरपूर तहरीकी ज़िंदगी गुजारने के बाद 43 साल की उम्र में काहरा में गोली मारकर शहीद कर दिए गए। अब हम हसन अलबना की ज़िंदगी को देखेंगे कि उन्होंने किस तरह अपनी तहरीक का आगाज़ किया। वो 1906 में मिस्र की बस्ती महमूदिया के एक इल्म दोस्त और दीनदार घराने में पैदा हुए। इन्होंने बचपन ही में कुरान मजीद को हिफ्ज़ कर लिया और इब्तदाई तालीम अपने घर पर ही हासिल की। 16 साल की उम्र में वो काहरा के दारुल उलूम में दाखिल हुए, जहाँ से इन्होंने 1927 में सनद हासिल की। देहाती इलाकों की निस्बत शहरों में इखलाकी इन्हतात ज़्यादा होता है। काहरा की भी यही सूरत थी। हसन अलबना जब अपने कस्बा काहरा पहुँचे तो इनकी हसास तबीयत पर शहर के गैर इस्लामी रुझानात ने गहरा असर किया। इन्होंने देखा मिस्र को यूरोप का हिस्सा बनाया जा रहा है और फ़िरौन के दौर की तरफ पलटने की दावत दी जा रही है। इन्होंने ये भी महसूस किया कि उलमा अगरचे गैर इस्लामी नज़रियात के ख़िलाफ़ वाइज़ व नसीहत तो करते हैं, लेकिन इन बुराइयों को ख़त्म करने के लिए कोई तहरीक मौजूद नहीं। तो इन्होंने 1928 में शहर इस्माइलिया में, जहां वो तालीमी सनद हासिल करने के बाद उस्ताद मुकर्रर हुए थे, अखवान अल मुस्लिमीन के नाम से एक तंजीम की बुनियाद डाली। 1933 में इखवान का सदर दफ्तर इस्माइलिया से काहरा मुंतकिल हो गया। तहरीकी ज़िंदगी पर अगर हम नज़र डालें, हसन अलबना ने ऐलान किया कि इस्लाम का पैगाम आलमगीर है और ये एक मुकम्मल निज़ाम ज़िंदगी है। अखवान अल मुस्लिमीन की तंजीम के ज़रिए इन्होंने अपनी इसी नस्बुल ऐन को अमली जामा पहनाने का काम शुरू कर दिया। जल्द ही मिस्र के तोलो अरस में इखवान अल मुस्लिमीन की शाखें कायम कर दी गई। तलबा और मजदूरों को मुनज़्ज़म किया गया। औरतों की तंजीम के लिए अखवान अल मुस्लिमीन के नाम से अलहदा शोबा कायम किया गया। इन्होंने मदरसे भी कायम किए और वो रफ़ाए आमा के कामों में भी हिस्सा लेते थे। इन्होंने एक ऐसा निज़ाम तरतीब दिया जिसके तहत इखवान के कारकुन बेहतरीन मुसलमान बन सके। हसन अलबना ने इस्लामी हुकूमत की क़याम और इस्लामी कवानीन की निफाज के मुतालबे के लिए 50 साल से मिस्र में गैर इस्लामी आइन जो आजमाए जा रहे थे, उनके खिलाफ काम करना शुरू कर दिया। लिहाजा अब इस्लामी शरीयत का तजर्बा किया जाना था। इन्होंने इस बात पर जोर दिया कि मिस्र के मौजूदा दस्तूर और कानून के माखज़ किताब व सुन्नत से नहीं मिलते, बल्कि यूरोप के ममालिक के दस्तूर और कवानीन हैं जो इस्लाम से मुतसादम हैं। हसन अलबना ने मिस्रियों में जिहाद की रूह फूंकी और इस मौजू पर एक मुस्तकिल रिसाला लिखा और बताया कि मिस्र ही एक आलम अमाम बदरुल आइन आनी शाह बुखारी 1 साल जिहाद करते रहे थे और 1 साल तलीम व तदरीस में मसरूफ़ रहते थे और 1 साल हज किया करते थे। अखबार ने अखबार और रिसालों की तरफ भी तवज्जो दी। 1935 में रशीद रज़ा के इंतकाल के बाद हसन अलबना ने इनकी रसाले अलमनार की इदारत संभाली। इखवान ने खुद भी एक रोज़नामा, हफ्त रोज़ा और एक माहनामा जारी किया। रोज़नामा इखवान अल मुस्लिमून मिस्र के सफ़े अव्वल के अखबारात में शुमार होता था। इन मतबूआत और छोटे छोटे किताबों के ज़रिए इखवान ने अपने अगराज़ो मकासद की तबलीग के लिए बहुत ज़ोर दिया और बताया कि इस्लाम किस तरह ज़िंदगी के हर शोबे में रहनुमाई करता है। दूसरी जंग अज़ीम के आगाज़ तक इखवान की दावत मशरक़ के बेशतर मुल्कों में पहुँच चुकी थी, लेकिन इन इखवान का सबसे मजबूत मरकज़ मिस्र ही था। जंग के बाद इखवान ने अवामी पैमाने पर सियासी मसाइल में हिस्सा लेना शुरू कर दिया। इन्होंने 1948 में पैलेस्टाइन से बरतानिया के इनखला के बाद जहाद फ़लस्तीन में अमली हिस्सा लिया और इखवान रज़ाकारों ने सरकारी अफवाज के मुकाबले में ज़्यादा शजायत और बहादुरी का मुजाहरा किया। इसके अलावा दौरान जंग अंग्रेज़ों ने आज़ादी मिस्र का जो ऐलान किया था, उसे इखवान ने फौरी तौर पर पूरा करने का मुतालबा किया। इससे इखवान की मकबूलियत में बेहद इजाफा हुआ और 2 साल के अंदर अंदर इखवान के कारकुन की तादाद 5 लाख तक पहुँच गई। हमदर्दों की तादाद इससे दुगनी हो गई थी। इखवान की रोज़ बरोज़ मकबूलियत से एक तरफ शाह फ़रूक अव्वल को ख़तरा महसूस होने लगा।
تو دوسری طرف برطانیہ نے مصر پر دباؤ ڈالنا شروع کیا کہ اخوان پر پابندی لگائی جائے۔ چنانچہ 9 دسمبر 1948 کو مصری حکومت نے اخوان المسلمین کو خلاف قانون قرار دیا اور کئی ہزاروں کارکنوں کو گرفتار کر لیا گیا۔ 3 ہفتے کے بعد وزیر اعظم نقراشی پاشا کو ایک نوجوان نے گولی مار کر قتل کر دیا۔ حسن البنا کو آخری حد تک گرفتار نہیں کیا گیا اور 12 فروری 1949 کی شب قاہرہ میں اس عظیم رہنما کو ایک سازش کے ذریعے تاریکی میں گولی مار کر شہید کر دیا گیا۔ شہادت کے وقت ان کی عمر صرف 43 سال تھی۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی تو اس کو شیئر کیجیے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ والسلام۔